हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब्जेक्ट फिजिक्स 12th का। इसके पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर देखने वाले, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपका चैप्टर 12 है और ये 7 मार्क्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 7 मार्क्स, और पहले हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज जो 1 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इज नॉट यूज्ड। देखो आपके बुक में उन्होंने एप्लीकेशंस दिए हैं, उसमें जो एप्लीकेशन नहीं है, जो इसमें से जो ऑप्शन नहीं है वो, उसमें हम लोग एडी करंट यूज़ नहीं करते। क्योंकि अगर आप वीडियोस देखोगे, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर एक पॉइंट को। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए होगा, और मुझे तो लगता है पहले वीडियोज़ देखो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होना टॉपिक का बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, क्योंकि आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियोस देखे हैं। तो टॉपिक का अंडरस्टैंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा डिवाइस है जिसमें एडी करंट यूज़ नहीं होता? पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एडी करंट यूज़ होता है। इंडक्शन फर्नास में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एडी करंट यूज़ होता है। बस इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसमें एडी करंट यूज़ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि न्यूमेरिकल है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 250 टर्न्स इन द सेकेंडरी। आपको पता है ट्रांसफार्मर में 2 टर्न्स होते हैं, एक प्राइमरी टर्न्स होती है, प्राइमरी कॉइल होती है, और दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। तो इन्होंने प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल में जो वाइंडिंग्स है, मतलब जो टर्न्स है, वो दिया है कितना है, दैट इज NS एंड NP हम लोग उसको बोलते हैं। तो 100 टर्न्स इन अ प्राइमरी, मतलब NP उन्होंने 100 दिया है, NS उन्होंने 250 दिया है। द पीक वैल्यू ऑफ द AC इज 28 वोल्ट। पीक वैल्यू ऑफ द AC, मतलब जो AC इनपुट हम लोग देते हैं उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 28 वोल्ट। मतलब उन्होंने EP दे के रखा है, हमें AES निकालना होगा, और AES निकालने के बाद उन्होंने RMS सेकेंडरी वोल्टेज इज नियरेस्ट टू, RMS सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है।
तो आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आंसर दिया है यहाँ पे 50 वोल्ट। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, हर एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट निकालते जाओ और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दे के रखी है। इसके पीडीएफ में टेलीग्राम के ग्रुप पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला गिवन लिखो, क्या दिया है। एनपी कितना दिया है, 100 टन्स दिया है। एनएस 250 टन्स। ईपी 28 वोल्ट। ईएस निकालना है। ईएस निकालना है टू फाइंड ईएस एंड वीआरएमएस। आरएमएस स्पीड पूछा है ना उन्होंने। तो सबसे पहले हम ईएस निकालेंगे बाय यूजिंग द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एनएस डिवाइड बाय एनपी इज इक्वल टू ईएस डिवाइड बाय ईपी होता है। इसका यूज़ करके हम ईएस निकालेंगे पहले। ईएस का मतलब ही यहाँ वीएस होता है। ईएस मतलब वीएस, ओके। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वीएस डिवाइड बाय √2 या फिर ईएस डिवाइड बाय √2 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो क्या है इसका। एनएस डिवाइड बाय एनपी इज इक्वल टू ईएस डिवाइड बाय ईपी। ईएस निकालना है, ईपी को इधर शिफ्ट करो। ईपी को इधर शिफ्ट करने के बाद वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एनएस डिवाइड बाय एनपी इंटू ईपी। सभी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो। 250 100। तो इसमें देखो 0 0 कैंसिल होता है, राइट ना। एंड दिस इज 2 5 जा एंड 2 14 जा, राइट, 28 एंड देन 5 5 जा 25। तो बचता है 5 इंटू 14। तो 5 इंटू 14 इज इक्वल टू होगा 70 वोल्ट। ये आपको ईएस मिला, दैट मीन्स वीएस मिला, ठीक है। अब इस वीएस का यूज करके हम लोग निकालेंगे वीआरएमएस। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस डिवाइड बाई √2, दैट इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई √2, दैट इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 1.414। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो इनका अगर डिवीजन लिया तो हमें मिलता है 49.5। आप लोग इसको नियरली इक्वल टू 1.5 कंसिडर कर लो, देन सॉल्व करो। देखो आंसर कितना नियर अबाउट आता है, अगर आपको ऐसे सॉल्व करते नहीं आता तो, ठीक है। तो ये मिलता है हमें 49.5 वोल्ट, मतलब नियरली इक्वल टू कितना है, 50 वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन सी ऑलरेडी दे के रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम। दैट इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया, क्योंकि इंडक्टेंस क्या करता है, कॉज को अपोज करने का काम करता है, राइट ना। ऑलरेडी हमने देखा, अगर कोई करंट आ रहा है, वो करंट अगर इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीज करने का काम करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो करंट उसमें से वो इंड्यूस कर रहा है, वो करंट को उसी पोजीशन में रहना है, उसको उसी पोजीशन में रहना है, उसको चेंज, खुद को चेंज नहीं करना। और इसी को हम लोग मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी है उसको उसी पोजीशन में, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने स्टडी किया है, क्या है, every body continuous in its state of rest and continuously in its state of motion until and unless external force is applied on it। वैसे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का है, उसको उसी पोजीशन में रहना है। वो जो अभी अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज, इसलिए आने वाले कॉज को वो अपोज करने का काम करता है, जैसे इनर्शिया करता है, राइट ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इट डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 50 मिली हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। मतलब यहाँ पे इंडक्टर दिया है, एल की वैल्यू दी है, सेल्फ इंडक्टेंस निकाला हमने एल, वीडियोस देखो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एल इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी एंड आई दिया है 4 एम्पियर। देखो एक मैकेनिकल रिलेशन हमने स्टडी किया था, एक मतलब जो इंडक्टर है वो मास को कोरिलेट करता है, ये एक रिलेशन, हाफ Li² दैट इज कंपेयर विद द हाफ mv², ऐसा एक रिलेशन हमने स्टडी किया है, वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए यूज़ करना है। तो कैसे निकालोगे, देखो आंसर याद रखो कितना दिया है, 0.4 वोल्ट। तो देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 गिवन L इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी, मतलब 50 इंटू 10⁻³ हेनरी होगा। देन I इज इक्वल टू दिया है 4 एम्पियर। टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, मतलब U, पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू U, ओके। तो एनर्जी स्टोर्ड हमें निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड वही होती है
फॉर्मूला u इज इक्वल टू जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है वैसे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या ले हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ l की वैल्यू आपको पता है 15 × 10⁻³ i की वैल्यू पता है 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होगा 16, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 25 सा 50 होगा, 25 2 सा 50, तो 25 इंटू 16 ये 4 स्क्वायर और ये 10⁻³ एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिलता है 400 इंटू 10⁻³। ये -3 है तो डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मतलब 1 2 3 डिजिट हमने शिफ्ट किए क्योंकि ये 3 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.4 आएगा जूल। यही ऑप्शन दिया है आपके नोट्स में, सॉरी क्वेश्चन बैंक में, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट ही दिया है उन्होंने यहाँ पे, क्या इन द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू -d5/dt, ये कौन सा लॉ है, फैराडेज लॉ। निगेटिव साइन सिग्निफाइज, निगेटिव साइन क्यों लगाते हम लोग, क्योंकि लेंज ने क्या कहा था कि ईएमएफ जो है यहाँ इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ जो है वो क्या करता है, कॉज को अपोज करने का काम करता है। कॉज कौन है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको अपोज करने का काम कौन करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा। इसके लिए यहाँ पे उसको अपोज मतलब वहाँ पे क्या आया, निगेटिव साइन आया, तो इसलिए उसको निगेटिव साइन है। तो पहला उन्होंने ऑप्शन देखो क्या दिया है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, नेवर। कभी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, एरिया इंक्रीज डिक्रीज होगा तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ए, ये भी इंक्रीज डिक्रीज होगा तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये ऑलरेडी सभी बातें हमने स्टडी की है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो यही करेक्ट ऑप्शन है। चेंज क्या होगा, एक तो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, तो उसको अपोज करने का काम कौन करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, इसीलिए इसको क्या साइन है, निगेटिव। ये सेकेंड ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट बस वही यूज करना है। अगर आपको लेंज लॉ बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड किया है, वीडियोज में लेंज लॉ डालो, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, टू पेयर इंडक्टर्स each of self inductance L are connected in series। देखो मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था आपको सीरीज एंड पैरेलल का, जैसे रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल में होते हुए उनका इक्वेशन सेम उसी तरह इसका भी इक्वेशन है इंडक्टर का। द नेट इंडक्टेंस इज, टोटल इंडक्टेंस क्या रहेगा, देखो टू प्योर इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट इंडक्टेंस इज, सीरीज में जब होता है तो L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है। अगर पैरेलल में होगा तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 ऐसे रहेगा। तो L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2, तो L टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का इंडक्टेंस L दिया है तो L प्लस L इज इक्वल टू क्या होगा 2L, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखो क्या है, a magnet is moved towards a coil first quickly and second slowly। quickly मतलब fast and slowly मतलब धीरे धीरे coil को मूव करना है। then the induced EMF is first larger in case A, smaller in case B, smaller in case 1 मतलब quickly, 2 मतलब slowly, larger in case 1, smaller in case 1, equal to both the cases, larger or smaller depending upon the radius of the coil। देखो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है -d∅/dt, ये फॉर्मूला है, राइट ना। तो देखते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, वैसे एक बार फॉर्मूला देके बता देती हूँ। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि ये कॉइल है, ये एक कॉइल है, इस कॉइल के नज़दीक हम लोग ये मैग्नेट ला रहे हैं, तो इसको हम क्विकली ला रहे हैं एंड स्लोली, मतलब क्विकली, एक बार क्विकली ला रहे हैं एक बार स्लोली ला रहे हैं, ऐसे मतलब यहाँ टाइम चेंज हो रहा है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम है, क्विकली ला रहे हैं मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम कम है, क्विकली ला रहे हैं मतलब 1 सेकेंड में वो नज़दीक आ गया।
तो यहाँ टाइम कम है तो ईएमएफ ये नीचे है, टाइम कम है तो ईएमएफ इंक्रीज होगा, और टाइम अगर ज़्यादा है तो ईएमएफ डिक्रीज होगा, राइट ना। तो यहाँ पे क्विकली जा रहा है मतलब टाइम कम है मतलब ईएमएफ क्या रहेगा, लार्जर रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्विकली है इसका मतलब लार्जर इन केस 1। यहाँ स्मॉलर नहीं रहेगा, केस 1 में स्मॉलर ईएमएफ नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बहुत कम टाइम में वो फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, फास्ट आ रहा है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ईएमएफ, राइट ना, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये फैराडेज लॉ है। तो इसका आंसर रहेगा लार्जर इन केस 1। तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है थेरोटिकली। वैसे ऑलरेडी मैंने पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी डाला है, लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, व्हेन एन मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल क्विकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डी फाई बाई डी टी इज लार्जर दैन इफ द मैग्नेटिक इज मूव स्लोली से ज़्यादा फ्लक्स हमें मिलेगा क्विकली में। Thus, larger EMF is induced due to quick movement of the coil. Okay? बस ऐसे टोटल 7 ही क्वेश्चंस उन्होंने MCQs में दिए। देखो बच्चों, ये चैप्टर 7 मार्क्स के लिए अच्छे से पढ़ो, सभी क्वेश्चंस ठीक से लर्न करो। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क्स ईच। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है स्टेट फैराडेज लॉ। तो फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो फैराडेज के 2 लॉज है, दोनों भी हम लोग देखने वाले हैं। पहला लॉ फैराडे ने क्या कहा था, देखो, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब करंट पास होगा उस कॉइल में से। ऑलरेडी इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी। ओके, ये दोनों लॉज है। पहला तो उसने देखा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से, और दूसरा उसने देखा कि वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ उसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज भी हो रहा है। ये दोनों लॉज यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, State the mathematical relation between number of turns in a primary coil to secondary coil in a step-up transformer. Step up and step down ट्रांसफार्मर, ऐसे 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसमें से मैथमेटिकल रिलेशन पूछा है उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का। तो देखते हैं क्या आएगा। तो बच्चों ऑलरेडी वर्किंग में हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया है। एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स in terms of number of turns in a primary and secondary coil is ES divided by EP, या EMF of secondary coil divided by EMF of primary coil is equal to NS divided by NP होता है, that is equal to IP divided by IS होता है। current from primary coil to the current in secondary coil, तो ये रिलेशन हम लोगों ने स्टडी किया है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि NS इज ग्रेटर देन NP होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल होता है स्टेप अप में। उसकी वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ ग्रेटर रहेगा प्राइमरी कॉइल के ईएमएफ से, ईएस इज ग्रेटर देन ईपी, एंड उसकी वजह से ये उल्टा रिलेशन है, देखो आईपी डिवाइड बाई आईएस, उसकी वजह से आईपी इज ग्रेटर देन आईएस रहेगा। किसमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का करंट सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। स्टेट द कंडीशन एट विच वी से टू द 2 कॉइल्स केप्ट क्लोज टू ईच अदर आर परफेक्टली कपल्ड विथ ईच अदर। ये किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेपरेट वीडियो है, वो देखो। स्टेट द कंडीशन एट विच वी से टू द 2 कॉइल्स केप्ट क्लोज टू ईच अदर आर परफेक्टली कपल्ड विथ ईच अदर। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब अपना के कांस्टेंट के है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है, तब ये कंडीशन आती है। तो इसको कैसे लिखोगे देखो।
If the coefficient of coupling K is equal to 1, the two coils will be perfectly coupled and M is equal to root L1 into L2. ये रिलेशन जो है ऑलरेडी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे देखो. जब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K ये इक्वल टू 1 रहेगा तब हम बोलेंगे कि ये जो दो कॉइल्स है दैट आर परफेक्टली कपल्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने लेंज लॉ का स्टेटमेंट पूछा है. तो आपको पता है लेंज लॉ का स्टेटमेंट, ऑलरेडी इसके पहले एमसीक्यूज में मैंने बताया कि वो क्या करता है, जो कॉज है उसको अपोज करने का काम करता है. अब इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं. क्या देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड, जो सर्किट में इंड्यूस्ड करंट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वो ऐसा होता है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस the change in the magnetic flux that induces the current. The direction of induced EMF is same as that of the induced current. ऐसा उसका स्टेटमेंट लिखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट में प्रोड्यूस होती है वो ऐसी प्रोड्यूस होती है कि वो आने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने का काम करती है, और डायरेक्शन जो है वो दोनों की सेम होती है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सेम एज दैट ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. ओके. तो ये था लेंज लॉ. क्वेश्चन नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल दिया है. न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है पहले. एन एयरक्राफ्ट, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी. इफ द करंट इन वन कॉइल वैरीज फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, What is the change of flux linked with the other coil? देखो इसका आंसर उन्होंने 15 वेबर दिया है, बट मैं जो सॉल्व करी उसमें वो 30 वेबर आ रहा है. आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो करेक्ट है कि नहीं. देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, L इज इक्वल टू 1.5 हेनरी. इफ द करंट इन वन कॉइल वैरी 0 to 20, मतलब करंट फाइनल IF माइनस I करना होगा. दिस इज फाइनल करंट, दिस इज इनिशियल करंट, और टाइम दिया है डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल, वो हमें निकालना है, मतलब डेल्टा फाई हमें निकालना है. M इज इक्वल टू 1.5 हेनरी दिया है, IF इज इक्वल टू 20 एम्पियर, I इज इक्वल टू 0 एम्पियर दिया है. तो डेल्टा I इज इक्वल टू आएगा IF माइनस II इज इक्वल टू 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 एम्पियर. चेंज इन टाइम दिया है 0.5 सेकेंड. सो डेल्टा फाई हमें निकालना है. फॉर्मूला क्या है, डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा टी. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो यहाँ दोनों साइड में ये डेल्टा टी एंड डेल्टा टी कैंसिल होता है, बस M इंटू डेल्टा I होता है. तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा I बचेगा. तो M की वैल्यू पुट करो 1.5, डेल्टा I इज इक्वल टू 20. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलता है 30 वेबर. ओके. बुक में सॉरी क्वेश्चन बैंक में उन्होंने 15 वेबर दिया है, आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. मतलब लेंथ दी है 50 मीटर, मोशनल EMF है यहाँ पे देखो. लेंथ दी है 50 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड B दी है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला एंड V दिया है स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द EMF जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. बहुत सिंपल आंसर है. E इज इक्वल टू BLV, मतलब मोशनल EMF का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है. आंसर 1.2 वोल्ट आ रहा है. सबसे पहले लिखो गिवन L इज इक्वल टू 50 मीटर, B इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, V इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड. टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF, E हमें निकालना है. फॉर्मूला है E इज इक्वल टू BLV. सो सोल्यूशन E इज इक्वल टू BLV. B की वैल्यू पुट करो 6 × 10⁻⁵ 50 × 400. 400 को हम ऐसे लिख लेते हैं 4 × 10⁻² के फॉर्म में, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा. 50 को भी हम लोग 5 × 10⁻1 ऐसे लिख लेते हैं ताकि सभी 10 की पावर्स को हम लोग एक जगह ला सके. तो ये होगा 6 5 30 इंटू ये 4 करो, ये बनेगा 10⁻⁵ प्लस 1 प्लस 2 सबको एक जगह लाओ. सो 4 3 120 बनेगा इंटू ये 10⁻² बनेगा. बट आपके बुक में उन्होंने 1.2 दिया है, -2 से मल्टीप्लाई करना होगा. -2 मतलब लेफ्ट में 2 डिजिट हमें शिफ्ट करना होगा 1 2.
2 डिजिट शिफ्ट किया तो ये बनेगा 1.2 वोल्ट। ये हमें मिला ई। यही आपके बुक में उन्होंने आंसर दिया है। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल। सेम उसी तरह इसके पहले हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वो सेम इसी तरह सॉल्व किया था, राइट ना। अभी ये भी सेम आई थिंक हाँ MCQs में सॉल्व किया। सेम वही फॉर्मूला हाफ LI², वही फॉर्मूला यूज करना है। गिवन L इज इक्वल टू 3 हेनरी, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड हमें फाइंड करनी है U मतलब एनर्जी स्टोर, राइट ना। सो U का फॉर्मूला हमें पता है हाफ LI², वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। U इज इक्वल टू हाफ, L कितना दिया है 3 हेनरी एंड I कितना दिया है 2 एम्पियर, मतलब 3 इंटू 2²। तो 3 इंटू इसमें से एक 2 कैंसिल होगा, एक ही बचेगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 जूल। U इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6 जूल। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स के लिए एक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना, ये आपके नोट्स में भी नहीं है एक्चुअली, एडी करंट से रिलेटेड है, थोड़ा थेरोटिकल क्वेश्चन है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट बताती हूँ कैसे लिखना है। वाई एंड वेयर आर एडी करंट आर अनडिजायरेबल, हाउ आर दे मिनिमाइज्ड। अनडिजायरेबल कहाँ पे होता है एडी करंट, और उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाई एडी करंट इज अनडिजायरेबल। ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स द लाइट डिस्क टू थ्रोन अप, minimization of eddy current as eddy current produces a large amount of heat। जो सेम पोल्स होते हैं उनका रिपल्शन होने की वजह से वहाँ पे एडी करंट को मिनिमाइज करने का काम किया जाता है, और उसकी वजह से एडी करंट उसको अपोज करता है। जब अपोज करेगा तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, एज एडी करंट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट इज अनडिजायरेबल। ये अनडिजायरेबल ये कहाँ पे होता है, इन अ नंबर ऑफ केसेस लाइक डायनामोस, ट्रांसफॉर्मर एट्सेट्रा, इसमें ये होता है, ठीक है। वाई एंड वेयर, तो इसका ये आंसर आएगा। तो इसको मिनिमाइज कैसे करोगे, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ये 3 स्टेप उठाते हैं। क्या, एडी करंट आर मिनिमाइज इन दिस डिवाइसेस बाय सिलेक्टिंग मैग्नेटिक कोर मटेरियल। मैग्नेटिक देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने एक मैग्नेटिक कोर मटेरियल डाला है, तो वो उसी के लिए डाला है। मिनिमाइज इन दिस डिवाइसेस बाय सिलेक्टिंग मैग्नेटिक कोर मटेरियल्स that have low electrical conductivity, for example ferrites। by using ये एक हो गया मिनिमाइज, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं, by using thin sheets of magnetic material known as laminations। thin sheets प्रोड्यूस करो, यूज करो, उसको लैमिनेशंस कहा जाता है। और तीसरा उसकी वजह से क्या होता है, लैमिनेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट क्रॉस द इंसुलेटिंग गैप बिटवीन द लैमिनेशंस। लैमिनेशंस के मतलब लैमिनेशंस होता है तो वो गैप वो क्रॉस नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से बिटवीन द लैमिनेशन एंड सो आर अनेबल टू सर्कुलेट ऑन वाइड आर्क्स। मतलब जो बहुत बड़ा आर्क्स होता है उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लोज पाथ में ही फ्लो होता है। एडी करंट में मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो उतना बड़ा गैप वो क्रॉस नहीं कर पाता, उसकी वजह से जो एडी करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। उसी की वजह से यहाँ पे जो अनडिजायरेबल है एडी करंट उसको हम कम कर सकते हैं, उसका हीटिंग इफेक्ट कम कर सकते हैं, ऐसे उसको मिनिमाइज करना है। तो ये थेरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सेकेंड, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल दोनों की डेफिनेशन एक एक मार्क्स के लिए पूछी है। बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की 2 डेफिनेशन है, उसमें से एक डेफिनेशन मैंने दी है, दोनों भी लिखी है, उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो लिखो। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, मतलब फाई डिवाइड बाय आई, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इन द सर्किट इज डिफाइंड एज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, बस उसी के ऊपर से डेफिनेशन लिखो, फाई डिवाइड बाय आई। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस की ही दूसरी डेफिनेशन होती है ई डिवाइड बाय डी आई बाय डी टी। इसमें ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी आई बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अराउंड द सर्किट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इट।
इसको भी हम लोग इंडक्टेंस ही बोलते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग डेफिनेशन है उसके, दोनों भी आप लोग लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों। पहले फॉर्मूला लर्न करते जाओ तो उससे आपको इजी रहेगा डेफिनेशन लर्न करने में। फॉर्मूला क्या है देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू रेशो ऑफ ES मतलब सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड EMF एंड DIP डिवाइड बाई DT मतलब इसमें दो कॉइल्स होती है ना, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो DIP डिवाइड बाई DT मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, राइट। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी सर्किट। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर्मूला एक बार आपने लर्न किया तो उससे आपको बहुत आसानी रहेगी डेफिनेशन लर्न करने में। फॉर्मूला पहले लिखते जाओ, उसके ऊपर से आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। पर यूनिट लिखो या रेशो लिखो, दोनों भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ आइदर कॉइल। देखो इसका आंसर थ्योरेटिकल है। देखो आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका एज इट इज आप लोग आंसर लिखोगे। क्या आंसर है देखो, तो देखो बच्चों एज इट इज आपको आंसर दिया है। एक्सप्लेन, ये देखो स्टार किया है, मतलब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ आइदर कॉइल। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स द करंट थ्रू ईच पैरेलल इंडक्टर is fraction of the total current and the voltage across each parallel inductor is same। मतलब 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस रेसिप्रोकल होता है, मतलब फ्रैक्शन होता है, राइट ना, टोटल करंट। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, क्योंकि यहाँ कनेक्टेड इन पैरेलल बोला है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट पे क्या अफेक्ट होता है वो उन्होंने बताया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखोगे, एज अ रिजल्ट a change in total current will result in less voltage drop across the parallel array than for any one of the individual inductors। Obviously क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब जो टोटल करंट है वो लेस वोल्टेज देगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा अक्रॉस द पैरेलल एरे। ओके, थर्ड पॉइंट, देयर विल बी लेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल इंडक्टर्स फॉर अ गिवन रेट ऑफ चेंज इन अ करंट देन फॉर any of the individual inductors। ओके, अभी यहाँ पे रेसिप्रोकल है, मतलब जो करंट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो कम ही रहेगा, उसकी वजह से करंट भी कम रहेगा। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑल्सो कम हियर, राइट ना। इंडिविजुअल करंट में ज्यादा रहे, इंडिविजुअल इंडक्टर में ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू पैरेलल इंडक्टर्स। दो इंडक्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट किए तो उनका जो फॉर्मूला है 1/L1 प्लस 1/L2, मतलब फ्रैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो करंट भी कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी कम होगा देन द इंडिविजुअल। उसकी वजह से लेस वोल्टेज फॉर द सेम रेट ऑफ चेंज इन करंट रिजल्ट इन अ लेस इंडक्टेंस। दस द टोटल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ आइदर कॉइल। ये इसका फॉर्मूला है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बस इसमें यही लिखना है कि आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख लो, 1/L, ये फॉर्मूला है देखो, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। मैंने वीडियोस जो एक्सप्लेन किए उसमें दिया है, तो ये फॉर्मूला लिखो। उसकी वजह से देखो या 1/L1 1/L1, मतलब फ्रैक्शन हो रहा है, फ्रैक्शन होने की वजह से उसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम हो रहा है, उसकी वजह से पैरेलल में जो करंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल कॉइल। आइदर कॉइल मतलब इंडिविजुअल कॉइल में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ज़्यादा करंट होगा। तो ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैंने नोट्स में ये आंसर नहीं लिखा है, एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, An EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when a current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coil?
आंसर दिया है 80 मिली हेनरी। सेम न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, और जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर के उसमें भी मैंने सेम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं और एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट निकालते जाओ। E इज इक्वल टू 96 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट। di/dt इज इक्वल टू 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन हमने देखी, क्या होती है, ES/dIP/dt। तो देखो M इज इक्वल टू क्या आएगा, E डिवाइड बाई DI/dt। सो फॉर्मूला दिया है उसमें वैल्यूज पुट कर दो। M इज इक्वल टू E दिया है 96 इंटू 10⁻³ di/dt दिया है 1.20। बहुत सिंपल है। तो M इज इक्वल टू 96 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, इस 1.2 को अगर आपको डिवाइड करते नहीं आता तो सिंपल कर लो, एक डिजिट राइट में शिफ्ट करो, राइट में शिफ्ट करने के बाद -1 होगा, तो 12 इंटू 10⁻1 बनेगा। तो ये 12 8 जा 96 होता है, ये -1 ऊपर गया तो +1 बनेगा, -3 +1 ये बनेगा 8 इंटू 10⁻²। बट आपके बुक में उन्होंने मिली में आंसर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ -1 लिख लेंगे। तो एक 0 बढ़ाया, -1 किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब एक पॉइंट हमने राइट में शिफ्ट किया, ऐसे उसका मीनिंग है। राइट में शिफ्ट किया तो यहाँ -1 होगा, तो -1 होगा तो यहाँ -3 बनेगा, -2 -1, तो 80 इंटू -3 कितना बनेगा, 80 मिली हेनरी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 5th न्यूमेरिकल देखो क्या है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरेज 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन लेवल ग्राउंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। ये भी सेम न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिया है और ये मैंने वीडियो में सॉल्व भी करके दिया है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BV इज 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। अर्थ कंपोनेंट BV दिया है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, मतलब कुछ तो भी एंगल में है वो, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो इसका आंसर दिया है 1.215। देखो जो अपना मोशनल EMF होता है उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है। मोशनल EMF का फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू BLV, वही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। बट यहाँ पे अर्थ का बस वर्टिकल कंपोनेंट लेना है और ये 50 किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकेंड में बाय मल्टीप्लाइंग 5/18 करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले गिवन लिखो। L इज इक्वल टू 1.75 मीटर दिया है, BV इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला दिया है, V इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर्स दिया है, मतलब 50 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड हमें करना होगा। इंड्यूस्ड EMF निकालना है E, तो फॉर्मूला है मोशनल EMF का E इज इक्वल टू BLV, वही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो कैलकुलेशन देखो, सिंपल वैल्यूज हमें पुट करनी है, मल्टीप्लीकेशन ही है। 5 इंटू 10⁻5 B, L दिया है 1.75 इंटू 50 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 से डिवाइड करो 50 को आएगा 2.777। तो ये 5 एंड ये 5 5 जा 25 इंटू 1.75 इंटू 2.77 इंटू 10⁻⁻5 एज इट इज। इन सब का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिलता है 121.53 इंटू 10⁻5 वोल्ट। और यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट किया हमने इस साइड, तो क्योंकि मिली वोल्ट में आपको आंसर दिया है ना, तो दो डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करो, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो +2 बनेगा, तो 10⁻2 -5 कितना होगा, -3 होगा, और हमें मिलेगा 1.2153 इंटू 10⁻3 माइनस मतलब मिली वोल्ट। ओके, तो 1.22 मिली वोल्ट ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स through a loop varies according to the relation phi is equal to 80² plus 60 plus 2. phi is in milliweber। देखो ये भी सेम न्यूमेरिकल मैंने वीडियोस में सॉल्व करके दिया है, अगर आप वीडियोस चेक करोगे तो ये सेम न्यूमेरिकल हमने वहाँ पे भी सॉल्व किया है। 80² plus 60 plus 2, phi is in milliweber and t is in second. What is the magnitude of the induced EMF in the loop at t is equal to 2 second? आंसर दिया है 28 मिली वोल्ट। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, phi इज इक्वल टू 80² प्लस 60 प्लस c इन मिली वेबर। सो t इज इक्वल टू दिया है 2 सेकेंड्स। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF।
फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, डी फाई बाई डी टी, डी मतलब डेरिवेटिव लेना है। इसके लिए आपको मैथ्स का डेरिवेटिव आना चाहिए, नहीं आता तो थोड़ा एक ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले, उसका मैं बता दूंगी आपको। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। E इज इक्वल टू डी बाई डी टी, फाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, मिली वेबर में है, याद रखो। 8t स्क्वायर प्लस 6t प्लस c। तो हमें पता है d बाई डी टी एक्स रेस टू n क्या होता है, दैट इज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो यहाँ 8 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस, मतलब 2 पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2t आएगा। t का तो 1 ही आएगा और कांस्टेंट टर्म का 0 डेरिवेटिव होता है। तो 8 इंटू 2t प्लस 6, ये इसका आंसर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके, सो दैट इज 8 टू ज़ा 16, t प्लस 6 आएगा। बट उन्होंने टाइम दे के रखा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड अगर हमने पुट किया तो हमें क्या मिलता है EMF, देखो E इज इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 6, मतलब 16 टू ज़ा 32 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 38। ये हमें EMF मिलता है 38। अभी मिली वोल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ मिली वेबर में हमने वैल्यू पुट की है, तो ये मिली वोल्ट में आएगा। आया समझ में। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स ईच, ये जो क्वेश्चन है वो अभी एक क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद कंप्लीट करती हूँ, डायरेक्टली कंप्लीट नहीं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है, उन्होंने पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है वो उन्होंने पूछा है। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द 2 कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द प्राइमरी कॉइल। ये पहला पॉइंट आएगा। इसमें उल्टा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि NS अपॉन NP हमने देखा, दैट इज इक्वल टू ES अपॉन EP होता है। ES मतलब वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेज द वोल्टेज, मतलब जहाँ पे हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें वोल्टेज कम करना है वहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो इट इंक्रीजेस वोल्टेज, इट डिक्रीजेस वोल्टेज, but it increases the current strength and it decreases the current strength and it increases the current strength. Okay, then wire of primary is thicker than that of the wire of secondary coil. Here wire of secondary coil is thicker than that of the primary coil. इसमें और भी आप लोग लिख सकते हैं, जो अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी आप लोग दे सकते हैं। 5वां पॉइंट, ES इज ग्रेटर देन EP, एक्चुअली ऊपर दिया है ये वैसे, ES इज ग्रेटर देन EP, IP इज ग्रेटर देन IS। यहाँ पे ES इज लेस देन EP, IP इज लेस देन IS, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये लास्ट क्वेश्चन था, इस वेरी शॉर्ट नहीं, ओनली शॉर्ट आंसर्स का 2 मार्क्स ईच का। ओके, अभी शॉर्ट आंसर्स 2 मतलब 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बाकी, उसका सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। तो अभी फिलहाल इतना आप लर्न करो, सभी क्वेश्चंस को खुद लिख के देखो। जब हम खुद लिखते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होता है। सिर्फ आप लोग रिवाइज मत करो, रेडीमेड प्रिंट आउट निकाल के मत लर्न करो, खुद लिखो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा और एग्जाम में बहुत इजीली लिखते आएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।